नमस्कार और इस विशेष गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास डिकोड करने के लिए एक बेहद ही शानदार और जानकारी से भरी हुई रिपोर्ट है। हाँ, नारायण ट्रिक्स की 21 फरवरी 2026 की डेली इंटेलिजेंस रिपोर्ट। बिल्कुल, हम इसी रिपोर्ट के पन्नों को पलटने वाले हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ है। बिना किसी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के, मतलब बिना भारी भरकम शब्दों में उलझे, वैश्विक तकनीक, कूटनीति और पर्यावरण की जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें डिकोड करना। सही कहा। इस विस्तृत विश्लेषण में बहुत कुछ ऐसा है जो सीधी तौर पर भविष्य को आकार दे रहा है। एकदम। और आज की इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है रिपोर्ट में दिए गए आज के सुविचार से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी, वो सुविचार जो योजना के बारे में है। हाँ, रिपोर्ट की शुरुआत में लिखा है, बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक सपना है। ये सुविचार आज के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे? मतलब अगर हम आज की खबरों से इसे जोड़ें तो देखिए, अगर आज की खबरों और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अलग अलग हिस्सों को ध्यान से देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहे वे राष्ट्र हों, वैश्विक संस्थाएं हों या बड़ी टेक कंपनियां, हाँ, वे सभी भविष्य की एक बहुत ही ठोस योजना बना रही हैं। बिल्कुल। बिना रणनीतिक योजना के न तो कूटनीति काम करती है, न ही तकनीक, और न ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में श्रोताओं को यही देखने को मिलेगा कि दुनिया भर में ये योजनाएं किस तरह से जमीन पर उतारी जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले उस योजना की बात करते हैं जो भविष्य की नींव मानी जा रही है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, एआई जो आज हर जगह है। बिल्कुल। भारत में टाटा समूह और ओपन एआई के बीच एक बहुत बड़ी साझेदारी हुई है। हाँ, ये काफी बड़ी खबर है। इसके तहत भारत में 100 मेगावाट का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। अब 100 मेगावाट सुनने में एक बड़ा आंकड़ा लगता है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक और डेटा सेंटर है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक सोच है? बिल्कुल, क्योंकि 100 मेगावाट बिजली तो एक छोटे शहर को रोशन करने के लिए काफी होती है। ये सवाल बहुत ही प्रासंगिक है। इसे सिर्फ एक डेटा सेंटर समझना एक बड़ी भूल होगी। अच्छा, 100 मेगावाट की जो क्षमता है वो वास्तव में एक औद्योगिक स्तर का पैमाना है। मतलब ये नॉर्मल सर्वर से काफी अलग है। बिल्कुल। जब एआई की बात होती है, विशेष रूप से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने की, तो उसके लिए बहुत भारी मात्रा में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। और उस सिस्टम को ठंडा रखने के लिए ऊर्जा की भी बहुत जरूरत होती होगी। एकदम सही। ये साझेदारी इसलिए अहम है क्योंकि भारत अब तक सॉफ्टवेयर सर्विसेज में दुनिया का लीडर रहा है। हाँ, सर्विस सेक्टर में तो हमारा दबदबा रहा है, लेकिन हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अक्सर पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस 100 मेगावाट के इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि भारत अब अपना खुद का एक सॉवरेन एआई ग्रिड तैयार कर रहा है। सॉवरेन एआई ग्रिड, ये शब्द काफी दिलचस्प है। हाँ, ये स्थानीय स्टार्टअप्स को वो कंप्यूटिंग पावर देगा जिसके लिए उन्हें पहले विदेशी सर्वरों पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी ये डेटा संप्रभुता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। तो इसका मतलब अब हम सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने वाले नहीं, बल्कि उसे बनाने और संभालने वाले बन रहे हैं। ये एक काफी बड़ा शिफ्ट है। जी। लेकिन जहाँ तकनीक का इतना बड़ा विकास हो रहा है, वहाँ नियमों और वैश्विक कूटनीति का होना भी तो लाजमी है। बिल्कुल, इसके बिना तो अराजकता फैल सकती है। हाँ, तो नई दिल्ली में हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हुआ। जी। और वहाँ भारत और अमेरिका ने पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन। रिपोर्ट में सिलिका शब्द को सिलिकॉन वैली से जोड़कर याद रखने का एक बड़ा अच्छा तरीका बताया गया है। मेमोरी हुक की तरह। हाँ, लेकिन कागज पर हुए समझौते का असल दुनिया में क्या मतलब है? मतलब क्या ये सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता है या इसके कुछ ठोस परिणाम भी होंगे? पैक्स सिलिका शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। कैसे? देखिए, इतिहास में पैक्स रोमाना या पैक्स ब्रिटानिका जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे जो किसी एक शक्ति के वर्चस्व में शांति और व्यवस्था को दर्शाते थे। हाँ, शांति बनाए रखने के लिए। यहाँ जो सिलिका है उसका सीधा संबंध सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर्स और चिप से है, जो आज हर डिवाइस का दिमाग है। बिल्कुल। ये घोषणा पत्र सिर्फ एआई के नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी योजना है। क्योंकि आज दुनिया भर में चिप्स को लेके काफी तनाव है। एकदम सही। उसे देखते हुए भारत और अमेरिका का ये गठजोड़ ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य की तकनीक पर किसी एक देश का एकाधिकार ना हो जाए। ये डेटा पारदर्शिता और गवर्नेंस का एक नया मानक तय करने की कोशिश है। जी।
ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब तकनीक अब सिर्फ कोड नहीं रही, वो नई सदी की सीमा रेखा बन गई है। बिल्कुल, डिजिटल सीमा रेखा। और इसी से जुड़ी एक और खबर है कि 2027 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी स्विट्जरलैंड करने जा रहा है। जी, स्विट्जरलैंड। अब यहाँ थोड़ा रुककर सोचने वाली बात है। बिल्कुल। दुनिया में इतने सारे देश हैं जो तकनीक और AI में बहुत आगे हैं, लेकिन इसके वैश्विक नियमों पर चर्चा करने के लिए स्विट्जरलैंड को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे की वजह विशुद्ध रूप से भू राजनीतिक है। अच्छा। जब भी कोई ऐसी तकनीक आती है जो दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकती है, तो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके नियम किसी महाशक्ति के घर में बैठकर तय हों। मतलब कोई पक्षपात ना हो। बिल्कुल। स्विट्जरलैंड की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से तटस्थ यानी न्यूट्रल रही है। हाँ, वो किसी गुट में शामिल नहीं होते। और इसका शहर जिनेवा संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का केंद्र है। ये बात ध्यान देने योग्य है। जब AI के प्रभाव जैसे संवेदनशील विषय पर एक निष्पक्ष वैश्विक चर्चा करने की बात आती है, तो स्विट्जरलैंड जैसी जगह सबसे आदर्श मानी जाती है। जहाँ अमेरिका, चीन, यूरोप या भारत, कोई भी देश बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सके। एकदम सही। और चूंकि इसकी राजधानी बर्न है, जहां प्रशासनिक फैसले होते हैं, ये पूरा देश ही कूटनीतिक मध्यस्थता के लिए बना है। ये तटस्थता वाली बात काफी अहम है। कूटनीति का ये एक रूप हुआ, लेकिन भारत एक अलग ही तरह की कूटनीति पर काम कर रहा है। जी, डिजिटल कूटनीति। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार भारत ने केन्या के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा समझौता किया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या DPI का निर्यात कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या ये भी एक तरह का सॉफ्ट पावर है? बिल्कुल, और ये आज के समय का सबसे प्रभावी सॉफ्ट पावर है। कैसे? मतलब पहले तो सॉफ्ट पावर कल्चर या बॉलीवुड से जुड़ा होता था। देखिए, अतीत में देश एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए सड़कें बनाते थे, पुल बनाते थे या भारी कर्ज देते थे, जिसे अक्सर चेकबुक कूटनीति कहा जाता है। जी। लेकिन भारत ने एक नया रास्ता चुना है, डिजिटल कूटनीति का। डिजिलॉकर भारत में एक बेहद सफल दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली रही है। हाँ, हम सब इस्तेमाल करते हैं इसे। और केन्या, जिसकी राजधानी नैरोबी है, वो पूर्वी अफ्रीका का एक बहुत प्रमुख आर्थिक और तकनीकी हब है। अफ्रीका के लिए केन्या बहुत स्ट्रेटेजिक है। बिल्कुल। केन्या को अपनी डिजिटल तकनीक देकर भारत केवल एक सिस्टम नहीं दे रहा है, बल्कि शासन करने का एक पारदर्शी और प्रभावी मॉडल दे रहा है। और वो भी बिना किसी कर्ज के जाल में फंसाए। यही सबसे बड़ी बात है। यह एक मजबूत और स्थायी संबंध बनाने का तरीका है। विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। तो डिजिटल दुनिया की इस मजबूत किलेबंदी को समझने के बाद अब थोड़ा भौतिक दुनिया यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी, जमीनी हकीकत पर भारत ने विमानन कौशल हब यानी एविएशन स्किल हब स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ एक बड़ा समझौता किया है। एविएशन सेक्टर के लिए बहुत जरूरी था। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये हब कानपुर, लुधियाना, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चेन्नई में बनेंगे, अलग अलग शहरों में। लेकिन यहाँ एक संशय पैदा होता है। मतलब भारत खुद एक बड़ा देश है, हमारे पास इंजीनियरिंग का इतना बड़ा टैलेंट है, फिर हमें विमानन के लिए फ्रांस की मदद की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। हमारे पास टैलेंट जरूर है, लेकिन एविएशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां इकोसिस्टम रातों रात नहीं बनता। हाँ, उसमें समय लगता है। फ्रांस विमानन के क्षेत्र में एक निर्विवाद ग्लोबल लीडर है। दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनियों में से एक एयरबस का मुख्यालय फ्रांस के टुलूज में स्थित है। और उनकी राजधानी पेरिस भी वैश्विक विमानन सौदों का केंद्र है। बिल्कुल। अब देखिए, भारत इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट है। हाँ, हमारी एयरलाइंस सैकड़ों नए विमान खरीद रही हैं, आए दिन खबरें आती हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन विमानों के रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, जिसे MRO कहा जाता है, उसके लिए इन्हें अक्सर विदेश भेजना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा साबित होता होगा। बहुत ज्यादा। फ्रांस की विशेषज्ञता के जरिए इन हब्स में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि ये सारा काम भारत में ही हो सके। और कानपुर या लुधियाना जैसे शहरों को चुनना ये दिखाता है कि इस विकास को सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। एकदम सही। ये आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत ही सोची समझी छलांग है। बिल्कुल। अब अगर आसमान से उतरकर समंदर की ओर देखा जाए तो नौसेना और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी हलचल है रिपोर्ट में। जी,
IONS सम्मेलन। हाँ, नौवे हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, जिसे IONS कहा जाता है, उसका आयोजन विशाखापत्तनम में होने जा रहा है। विशाखापत्तनम बहुत ही रणनीतिक जगह है। हिंद महासागर में आजकल काफी कुछ हो रहा है, तो इस संगोष्ठी का मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है? देखिए, हिंद महासागर आज वैश्विक व्यापार और भू राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। हाँ, सारा व्यापार वहीं से होता है। विशाखापत्तनम का चुनाव बहुत ही अहम है, क्योंकि ये भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय है, जो बंगाल के खाड़ी और उससे आगे की सुरक्षा देखता है। बिल्कुल। और IONS कोई आम सम्मेलन नहीं है, इसमें क्षेत्र की सभी प्रमुख नौसेनाएं एक साथ आती हैं। तो क्या ये सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज है? नहीं, इसका असली मकसद सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि समुद्री डकैती को रोकना, सुरक्षित व्यापारिक मार्ग सुनिश्चित करना और आपदाओं के समय मदद करना। बिल्कुल, सुनामी या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय एक दूसरे के साथ तेजी से सूचना साझा करना है। एक तरह से यह समुद्र में कूटनीति का मंच है। समुद्र और कूटनीति की बात हो रही है, तो भूगोल के उस हिस्से पर भी चर्चा करनी चाहिए जो आज की रिपोर्ट में काफी अहमियत रखता है। जिब्राल्टर की बात कर रही हैं आप? हाँ, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये हाल ही में खबरों में है, क्योंकि अमेरिका का विशाल विमानवाहक पोत USS जेराल्ड आर फोर्ड वहां से गुजरा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, लेकिन एक जहाज के वहां से गुजरने पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए है क्योंकि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, ये वैश्विक व्यापार की चौक पॉइंट है। चौक पॉइंट यानी एक तरह की जीवन रेखा? बिल्कुल, ये विशाल अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा। बाप रे, वो तो बहुत लंबा और महंगा पड़ेगा। और USS जेराल्ड आर फोर्ड कोई आम जहाज नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े और उन्नत विमानवाहक पोतों में से एक है। तो इसका वहां से गुजरना कोई साधारण बात नहीं है। एकदम नहीं। जब भी इतना बड़ा सैन्य पोत ऐसे संकरे और रणनीतिक रास्ते से गुजरता है, तो ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, बल्कि ये पावर प्रोजेक्शन होता है। दुनिया को अपनी ताकत दिखाना। हाँ, ये दिखाने का एक तरीका है कि इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर किसकी पहुंच और किसका नियंत्रण है। ये पावर प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट सच में भूगोल को एक नया ही आयाम देता है। बिल्कुल। अब भूगोल से ही जुड़ी एक और प्राकृतिक घटना का जिक्र रिपोर्ट में है, फिलीपींस में माउंट कनलाउन ज्वालामुखी का फटना। ये काफी चिंताजनक है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भू राजनीति की इस दुनिया में एक ज्वालामुखी के फटने को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? इसे दो नजरियों से देखना चाहिए। पहला, भौगोलिक स्थिति। हाँ, वो तो है। फिलीपींस प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार आपस में टकराती हैं, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आम बात है वहां। बिल्कुल। लेकिन दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण नजरिया है इसका वैश्विक असर। वो कैसे? जब कोई बड़ा ज्वालामुखी फटता है तो उसका धुआं और राख उस क्षेत्र के हवाई यातायात को ठप कर देते हैं। ओ हाँ, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। और आज के समय में जब सप्लाई चेन पहले से ही इतनी नाजुक स्थिति में है, फिलीपींस जैसे महत्वपूर्ण एशियाई देश में ऐसा कोई भी प्राकृतिक व्यवधान वैश्विक व्यापार पर तुरंत असर डालता है। यानी प्रकृति आज भी हमारी बड़ी से बड़ी योजनाओं को पल भर में बदल सकती है। बिल्कुल, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है। सही कहा, प्रकृति सर्वोच्च है और इसीलिए हमारी योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण को बचाने पर भी केंद्रित होना चाहिए। और इसी से जुड़ी एक अच्छी खबर भी है रिपोर्ट में। हाँ, एक बहुत ही सकारात्मक खबर ये है कि 2026 के प्रतिष्ठित अर्थशॉट प्राइज की मेजबानी भारत का शहर मुंबई करने जा रहा है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वैश्विक आयोजन है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये कोई साधारण पुरस्कार नहीं है। जी, इसकी स्थापना 2020 में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा की गई थी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं करता, बल्कि ये उन लोगों और संस्थाओं को भारी आर्थिक मदद देता है जो जलवायु परिवर्तन के ठोस समाधान लेकर आते हैं। बिल्कुल। और मुंबई का ऐसा आयोजन की मेजबानी करना एक मजबूत संदेश देता है, क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। सही कहा। इसका मतलब है कि अब व्यापार और पर्यावरण संरक्षण को अलग अलग खानों में नहीं देखा जा रहा है। दुनिया का ध्यान अब इस बात पर है कि विकासशील देश
पर्यावरण के लिए किस तरह के नए समाधान पेश कर रहे हैं। पर्यावरण की बात हो ही रही है तो रिपोर्ट में भारत के 2 बेहद महत्वपूर्ण स्टैटिक फैक्ट्स भी शामिल हैं। जी हाँ। वाइल्ड लाइफ और ऊर्जा से जुड़े हुए। पहला है उत्तराखंड का नंधौर वन्यजीव अभयारण्य, जो बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और दूसरा है असम में कोपली नदी पर स्थित कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए अहम है। इन दोनों को एक साथ देखने पर विकास और संरक्षण के बीच एक दिलचस्प कश्मकश नजर आती है। ये कश्मकश ही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, एक तरफ वन्यजीव और दूसरी तरफ बिजली। देखिए, एक तरफ हमें नंधौर जैसे क्षेत्रों में जंगलों और बागों को बचाना है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी हैं। और दूसरी तरफ देश को ऊर्जा भी तो चाहिए। बिल्कुल, जिसके लिए कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसी जल विद्युत परियोजनाएं आवश्यक हैं। तो इसका समाधान क्या है? असली सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि हम ऊर्जा की अपनी भूख मिटाने के लिए नदियों का इस्तेमाल इस तरह करें कि आसपास के पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिससे साधना ही पड़ता है। एकदम सही। संतुलन की ये बात समाज के भीतर भी लागू होती है। अगर हम कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो दिल्ली में हाल ही में अटल कैंटीन की शुरुआत हुई है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसका लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बहुत ही कम कीमत पर पौष्टिक भोजन देना है। जी, EWS कैटेगरी के लिए। कुछ लोग इसे शायद सब्सिडी या मुफ्तखोरी की बहस से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका असल सामाजिक प्रभाव क्या है? इसे सिर्फ एक आर्थिक योजना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। तो फिर किस नजरिए से देखें? ये असल में मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में किया गया निवेश है। अच्छा। अगर आप इसकी तुलना तमिलनाडु की बेहद सफल अम्मा कैंटीन से करें तो एक स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। अम्मा कैंटीन तो काफी मशहूर रही है। बिल्कुल, जब शहरों में काम करने वाले मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती है। और जाहिर है उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। एकदम सही। कुपोषण से लड़ने का ये सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। ये योजनाएं सुनिश्चित करती हैं कि तेजी से भागते इस आर्थिक विकास में कोई भी खाली पेट पीछे न छूट जाए। बिल्कुल। ये एक बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण है। और इंसानों की बात हो रही है तो उनकी संस्कृति और जड़ों को कैसे भूला जा सकता है? जी, हमारी विरासत। पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल सामने आई है, मेरी परंपरा मेरी विरासत। ये गांवों की सांस्कृतिक धरोहर का दस्तावेजीकरण कर रही है। आज के इस डिजिटल और AI वाले दौर में जहां हर कोई भविष्य की तरफ भाग रहा है, इस तरह की पहल का क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत गहरा है। आज जब दुनिया तकनीकी रूप से एक जैसी होती जा रही है, हाँ, सब एक जैसे फोन चला रहे हैं, एक जैसा कंटेंट देख रहे हैं, हर कोई एक जैसी जानकारी ले रहा है, तो एक डिजिटल होमोजेनाइजेशन यानी एक रूपता का खतरा पैदा हो गया। मतलब सब कुछ एक सा हो जाएगा। हाँ, मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल का काम ये सुनिश्चित करना है कि भारत की जो असली विविधता है, जो उसके गांव के लोक गीतों, कलाओं और रीति रिवाजों में बसती है, बिल्कुल, वो इस तकनीक की बाढ़ में कहीं बह न जाए। अगर हमने आज इन चीजों को सहेजकर डिजिटल रूप में सुरक्षित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के पास अपनी पहचान का कोई ठोस आधार नहीं बचेगा। पहचान और समाज की इस चर्चा के बीच रिपोर्ट में एक दुखद खबर भी शामिल है। जी, मेघालय से जुड़ी हुई खबर। हाँ, मेघालय की राजधानी शिलोंग से सांसद रहे डॉक्टर रिकी AJ सिंगकॉन का हाल ही में निधन हो गया है। यह एक बहुत ही बड़ी क्षति है। बिल्कुल। वे सिर्फ एक सांसद नहीं थे बल्कि अपने क्षेत्र की आवाज थे। पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से शिलोंग जैसी जगहों का प्रतिनिधित्व करना और वहां की स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर रखना एक अहम जिम्मेदारी होती है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। जी, उनके निधन से उस राजनीतिक परिदृश्य में एक खालीपन जरूर आएगा। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल। अब इस चर्चा के एक बहुत ही रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, खेल जगत। क्रिकेट की बात। हाँ, इस बार का रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला सच में ऐतिहासिक होने वाला है। एकदम। एक तरफ है कर्नाटक की बेहद मजबूत टीम और दूसरी तरफ है जम्मू कश्मीर की टीम जो पहली बार इस मुकाम तक पहुंची है। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के बदलते स्वरूप की कहानी है। बिल्कुल। रणजी ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत 1934 में महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर हुई थी, वो हमेशा से भारतीय क्रिकेट की रीढ़ रही है। लेकिन दशकों तक इसमें कुछ ही राज्यों का दबदबा रहा। हाँ, जैसे मुंबई या कर्नाटक। लेकिन जम्मू कश्मीर का फाइनल में पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि क्रिकेट अब महानगरों और पारंपरिक क्रिकेटिंग राज्यों से निकलकर देश के हर कोने तक पहुंच चुका है। ये खेल के लोकतांत्रिकरण का सबसे बड़ा सबूत है। एकदम सही कहा आपने। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए ये फाइनल सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने का मौका नहीं है
बल्कि अपनी पहचान और अपनी संघर्ष क्षमता को साबित करने का एक बहुत बड़ा मंच है। ये देखना सच में अद्भुत होगा कि वो मुकाबला किस करवट बैठता है। बिल्कुल, पूरे देश की नजरें होंगी उस पर। अब हमारी इस विस्तृत चर्चा के आखिरी और बहुत ही रोचक पड़ाव की ओर चलते हैं। स्टैटिक जीके सेक्शन। जी, रिपोर्ट के अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक फैक्ट्स दिए गए हैं जिन्हें समझना काफी फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये अक्सर परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अक्सर ये चर्चा में रहती है, तो असल में ये किससे जुड़ी है? देखिए, 5वीं अनुसूची का संबंध देश के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उनके अधिकारों के संरक्षण से है। अच्छा। ये संविधान का वो हिस्सा है जो ये सुनिश्चित करता है कि जनजातीय समुदायों की जमीन, उनके संसाधन और उनकी जीवन शैली को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके। ये एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच है उनके लिए। एकदम सही। साहित्य की दुनिया से भी एक अहम तथ्य है इस रिपोर्ट में। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ये जानना दिलचस्प है कि इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और ये भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य रचने वालों को दिया जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय तथ्य भी है। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत निर्भर है और वहाँ की जो मुद्रा है उसे थाई बेहत कहा जाता है। और इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक दिवस भी है जिसे याद रखना चाहिए। कौन सा दिन? 20 फरवरी। इस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। जी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर से गरीबी, असमानता और हर तरह के भेदभावों को मिटाने के लिए काम करना है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि केवल आर्थिक प्रगति ही काफी नहीं है, समाज में न्याय होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, बिना न्याय के प्रगति अधूरी है। तो इस तरह हमने इस डेली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हर पन्ने, हर तथ्य और उसके पीछे छिपे अर्थ को बारीकी से डिकोड कर लिया है। जी, काफी गहराई से चर्चा हुई आज। अगर इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश की जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास उभर कर सामने आता है। वो क्या? एक तरफ दुनिया 100 मेगावाट के एआई डेटा सेंटर्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य में विमान वाहक पोतों के साथ एक बहुत ही तेज रफ्तार और आक्रामक भविष्य की ओर बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ यही दुनिया अर्थशॉट प्राइज के जरिए पर्यावरण को बचाने के तरीके खोज रही है, अटल कैंटीन के जरिए कुपोषण से लड़ रही है और मेरी परंपरा मेरी विरासत के जरिए अपनी प्राचीन जड़ों को पकड़े रखने की जद्दोजहद भी कर रही है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। तकनीक की उड़ान और जमीन से जुड़े रहने की जद्दोजहद ही हमारे युग की असली पहचान है। बिल्कुल। चर्चा के बिल्कुल शुरुआत में हमने एक सुविचार पढ़ा था, बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक सपना है। हाँ। आज हमने देखा कि हर कोई, सरकारें, सेनाएं और कंपनियां अपनी अपनी योजनाएं बना रही हैं, लेकिन यहाँ एक विचार छोड़कर जाने का मन कर रहा है। जरूर बताएं। आज हम एआई को इतना सक्षम बना रहे हैं कि आने वाले कल में शायद नीतियां और योजनाएं बनाने का काम इंसान नहीं, बल्कि यही सुपर कंप्यूटर्स और एआई मॉडल्स करेंगे। तक सच होने भी लगा है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एआई ही हमारी योजनाएं बनाने लगेगा तो क्या तब भी बिना योजना के लक्ष्य एक सपना रहेगा, या फिर एआई खुद ब खुद हमारे लिए नए लक्ष्य तय करने लगेगा? ये तो काफी डरावना भी हो सकता है। हाँ, क्या ऐसा तो नहीं कि एक दिन ये तकनीक हमारे लिए ऐसी योजनाएं बना दे जिसमें इंसानियत के लिए तय किए गए हमारे पुराने लक्ष्यों की कोई जगह ही ना बचे? जरा इस पर गौर कीजिएगा। ये विचार तो सचमुच अंदर तक झकझोर देने वाला है। योजनाएं हम बना रहे हैं या भविष्य में तकनीक हमारे लिए योजना बनाएगी, ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक गूंजता रहेगा। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। इस पूरी चर्चा से जुड़ने और दुनिया की हलचलों को इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की गहराई में गोता लगाते रहेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहें, नए विचार खोजते रहें और जागरूक रहें। नमस्कार।